हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 1 सितंबर से एक माह सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ के बारे में सारी डिटेल आपको एक वीडियो के थ्रू मिल जाएंगी। दोस्तों, उसी सीरीज़ का एक तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरीके से हम स्टेट पीसीएस यूपीएससी को पढ़ाएंगे, उसी का एक वीडियो विशेषकर स्टेट पीसीएस या अदर कंपटीशन की जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो मेडाइवल हिस्ट्री है, उसका वीडियो आपको दिया जा रहा है। इसमें आपके साथ एक एक चीज़ को डिस्कशन किया गया है, फैक्टों को पूरी तरह कवर किया गया है। और दोस्तों, इसके अलावा जब हम अदर चीज़ें जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, उनमें आपका कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। इनको आप फैक्ट के साथ यूज कर सकते हैं और फैक्ट के साथ साथ इनमें कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया गया है, तो वो चीज़ें भी आपके काम आएंगी। दोस्तों, इस महा सीरीज में आपकी एक होलिस्टिक तैयारी करवाने के लिए इसको चलाया जा रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें करवाएंगे इसकी डिटेल आपको वीडियो के थ्रू दे दी जाएंगी। ये महा सीरीज का एक तरह से पहला वीडियो स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, अदर एग्जाम जो कंपटीशन के एग्जाम हैं, चाहे रेलवे हैं, उनके लिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेडाइवल हिस्ट्री का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और महा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इस वीडियो को। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। केवल पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बारीकियों को भी समझते हुए चलेंगे, जिन बारीकियों को ध्यान में रख करके आयोग द्वारा क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। और बच्चे अक्सर उन्हीं बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं और ओएमआर में क्या करते हैं कि गलत ऑप्शन भर के चले आते हैं। बच्चे पढ़ते तो खूब हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ता नहीं है। जिसमें जितनी क्षमता होती है वो अपने क्षमता के अनुसार या अपने क्षमता से भी ज़्यादा मेहनत करता है, उसके बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि वो उन बारीकियों को नहीं पकड़ पाता है, उन क्वेश्चनों को नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से उनका जो है प्री का रिजल्ट रुक जाता है। तो आइए इसी के साथ हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो वो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है। तो वहाँ पर क्या किया गया कि इसको ईसा पूर्व कर दिया है, ईसा पूर्व कर दिया है, जबकि ये ईस्वी है। तो आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि ये ईस्वी है, ना कि ईसा पूर्व है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो वो 632 ईस्वी में हुई थी। यहाँ भी आपको ध्यान देना है, यहाँ भी ईस्वी ही है। भारत का नाम हिंदुस्तान रखा तो ईरानियों ने रखा था। यूनानी ने भारत को कहा इंडिया। अब इसमें देखो आपको कैसे याद करना है, यहाँ पर कोई ट्रिक तो नहीं है जिसको मैं आप लोगों को बता सकूं, बट हाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है हिंदुस्तान, तो इसमें 4-5 अक्षर आ रहे हैं, 5 अक्षर आ रहे हैं और ये देखने में भी बड़ा दिख रहा है। इंडिया से तो बड़ा ही है ना, क्योंकि यहाँ इंडिया जो है किसमें केवल 3 शब्द हैं और हिंदुस्तान में 5 शब्द हैं। तो हिंदुस्तान जो नाम रखा था वो ईरानियों ने रखा था। और ईरानी भी देखिए आपकी इसमें भी 4 अक्षर आ रहे हैं, हालांकि यूनानी में तो केवल 3 ही अक्षर आ रहे हैं। तो ऐसे आप करके ध्यान रख सकते हैं, कुछ भी देखिए कैसे भी कीजिए आप, बस आपको आंसर को सही करके आना है। तो इसमें 5 अक्षर हैं और यहाँ पर 4 अक्षर हैं, तो इस वजह से आप रखिएगा कि ये बड़ा है हिंदुस्तान, तो इसका नाम रखा था ईरानियों ने। और ये 3 अक्षर का है यूनानी, तो इसको दिया था 3 अक्षर का ही है इंडिया, तो दिया था यूनानियों ने। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो अरबों ने किया था। अरब जो है वो स को ह बोलते थे, वो स नहीं बोल पाते थे, तो वो सिंधु को हिंदू कहते थे। जहाँ से ये कहा जाता है कि जहाँ से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई थी, और ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है वो अरबों ने किया था। अगला है, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और ये 712 ईस्वी में किया था। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि 712 ईस्वी में ही भारत पर आक्रमण हुआ था, नहीं। अरब जो है वो 7वीं शताब्दी से ही भारत पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिए थे, क्योंकि 7वीं शताब्दी में ये अचानक से इतने शक्तिशाली सैनिक के रूप में उभरे कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि इतिहास की एक बहुत ही प्रमुख घटना थी अरबों का शक्तिशाली होकर के उभरना। और इनका जो सबसे पहला बयान था वो था
थाना जो कि मुंबई में है, भड़ोस तथा देवल के बंदरगाहों पर अधिकार करने का इन्होंने सबसे पहले प्रयत्न किया था। तो कहाँ? तो थाना। थाना जैसे कि आपको थाना पता होगा कि जो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में जो रेल चलाई गई थी, तो वही थाना है ये। डलहौजी के टाइम पे रेल चलाया गया था। तो वहाँ अधिकार करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन इन्हें क्या है कि सफलता नहीं मिल पाई और इनके मन में कहीं ना कहीं ये भड़ास भरा हुआ था कि हम सफल नहीं हो पाए और ये मौके की तलाश में थे और जल्दी ही इनको वो मौका मिल भी गया। हुआ क्या कि श्रीलंका का एक जहाज़ था जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं थीं, यात्रा कर रही थीं और वो इराक जा रही थीं। इसी यात्रा के दौरान देवल के बंदरगाह के पास कुछ लुटेरे थे, उन्होंने इस जहाज़ को लूट लिया। अब जो है कि जहाज़ तो इराक जा रहा था, तो इराक का जो गवर्नर था, वो हज्जाज था और सिंध का शासक उस टाइम पे वो थे दाहिर। तो हज्जाज ने दाहिर को ये संदेश भेजा कि जिन लुटेरों ने उन जहाज़ों को लूटा है जो कि इराक जा रहा था, वो इसके यहाँ जा रहा था, उनको दंडित करे। दाहिर ने मना कर दिया कि वह उन लुटेरों को दंडित नहीं करेगा। अब क्या था, हज्जाज को भी तो मौका मिल ही गया था और इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता था कि उसका तो रास्ता ही साफ हो गया, क्योंकि इसने तो मना कर दिया। तो इसने सबसे पहले जो अपना अभियान दल भेजा वो उबैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए इसके नेतृत्व में एक दल को भेजा, एक सेना को भेजा। ये सेनापति था हज्जाज का सेनापति था। दाहिर के साथ इसका युद्ध हुआ और युद्ध में इसको पराजय हासिल हुई और ये मारा गया। और जब ये खबर हज्जाज के पास पहुंची तो वो अत्यंत क्रोधित होकर के एक शक्तिशाली सेना को भेजा, जो कि जिसका नेतृत्व जो है कि वो उसका दामाद मोहम्मद बिन कासिम कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले क्या किया कि जो उसके विरोधी थे, दाहिर के जो विरोधी, जितने भी विरोधी थे, उनको अपने साथ कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि दाहिर से कुछ अप्रसन्न बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे, उन्होंने भी कासिम का समर्थन किया था। तो इस प्रकार से कासिम जो है इस युद्ध को जीत जाता है, विजयी हो जाता है और देवल पर अधिकार करने में सफल हो जाता है। तो उसी के बारे में ये कहा गया है कि भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगर वैसे पूछे आपसे कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो सबसे पहले आक्रमण जो है उबैदुल्ला ने किया था। सबसे पहले आक्रमण भारत पर किसने किया था? तो उबैदुल्ला ने किया था। 712 ईस्वी में सिंध को विजित करने वाला आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? अभी हमने ऊपर ही समझा, तो दाहिर था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इससे क्वेश्चन बनता है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो वो बख्तियार खिलजी ने किया था। ये बीपीएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर दो दिया है, एक तो बिहार विजय के परिप्रेक्ष्य में दिया है और एक बंगाल विजय के परिप्रेक्ष्य में दिया है। तो बिहार विजय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बिहार की विजय जो हुई थी वही 1193 से 1202 ईस्वी रही। नालंदा एवं विक्रमशिला को नष्ट किसने किया? तो यही किया था बख्तियार खिलजी ने ही, और राजधानी उदंतपुर पर कब्जा भी किया था। बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बंगाल पर आक्रमण जो हुआ था वह 1198 से 1203 ईस्वी। तत्कालीन शासक वहाँ के जो थे, जब इसने आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने, तो उस टाइम पे जो शासक थे वहाँ के वो थे लक्ष्मण सेन। ये भी पूछा हुआ है। और ये क्या किए थे कि बिना युद्ध किए ही भाग गए थे और पूर्वी बंगाल में जाकर के इन्होंने शरण ली थी। हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्होंने शरण कहाँ पे लिया था, तो दिया था नेपाल। एक मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था तो उसमें नेपाल ऑप्शन भी दिया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूर्वी बंगाल में शरण लिया गया था इनके द्वारा। और लखनऊती को अपनी राजधानी घोषित किया था।
बंगाल विजय के दौरान इसने लखनौती को अपनी राजधानी घोषित किया था। और अभी देखिए बिहार विजय के दौरान इसने उदंतपुर पर कब्जा किया था। तो यहाँ भी ध्यान देना है आपको। हालांकि नाम से ही आपको पता होगा कि ये उदंतपुर तो बिहार में है ही, बस आपको इसको ध्यान रखना है लखनौती को कि ये कहाँ है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, सिंध विजय की जानकारी कहाँ मिलती है? सिंध विजय की जानकारी ये मिलती है चचनामा में। चचनामा जो कि एक फ़ारसी ग्रंथ है, फ़ारसी ग्रंथ है। तो इसको देखिएगा आप लोग, फ़ारसी में है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिर क्वेश्चन बन सकता है। तो चचनामा किस में लिखा गया है? तो फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। इसको देखने से पहले हम इसको देखते हैं पहले, महमूद गजनवी के बारे में। तो इसका वंश देखेंगे हम, तो ये किस वंश का था? वंश तो ये गजनी वंश का था, गजनी वंश। और इसी को हम कहते हैं यामिनी वंश, यामिनी वंश। तो ऑप्शन में या तो गजनी वंश हो या यामिनी वंश हो, किससे इसका संबंध होगा? तो महमूद गजनवी से होगा। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? गजनी वंश का संस्थापक ये था अल्पतगीन, अल्पतगीन। और यामिनी वंश का संस्थापक, यामिनी वंश का वो था सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। गजनी वंश का तो अल्पतगीन और यामिनी वंश का तो सुबुक्तगीन। और गजनी को अपनी राजधानी किसने बनाया? गजनी को राजधानी तो ये बनाया था अल्पतगीन ने। अल्पतगीन, ठीक है। तो ये अल्पतगीन में पढ़ रही हूँ, ये अल्पतगीन है। अल्पतगीन ने नाम थोड़ा सा लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये अल्पतगीन है। अल्पतगीन यामिनी वंश के संस्थापक सुबुक्तगीन, और गजनी को राजधानी बनाने वाले कौन थे? तो वो थे अल्पतगीन। महमूद गजनवी का अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम आक्रमण को देखें तो भारत पर आक्रमण इसने 999 से 1027 ईस्वी तक किया और कुल 17 बार आक्रमण किए। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो लूटपाट करना ही था मात्र। ऐसा नहीं है कि इसने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, नहीं, ये केवल लूटपाट करना चाहता था। और 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1026 ईस्वी सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1019 और 20 ईस्वी में इसने 1019-20 ईस्वी में चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया और वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे वो विद्याधर थे, विद्याधर। और अभी हमने ऊपर देखा कि बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था बंगाल में तो वहाँ के शासक लक्ष्मण सेन थे। और ये विद्याधर जो थे वो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि ये जन्मजात सेनापति था, जन्मजात सेनापति था। महमूद गजनवी के दरबारी जो विद्वान थे उनमें अलबरूनी भी थे, और ये विद्वान इतिहासकार के साथ साथ बहुत बड़े राज्य ज्योतिष भी थे। राज्य ज्योतिष भी थे। बैहाकी जिसने तारीख़ सुबुक्तगीन की रचना की, बैहाकी ने लिखा था तारीख़ सुबुक्तगीन। उजारी ये फारस के कवि थे, और तुसी व उनसरी खुरासानी विद्वान थे। और इसी के दरबार में, गजनवी के ही दरबार में फिरदौसी रहता था, फिरदौसी, जिसने शाहनामा की रचना की थी। फिर एक दरबारी कवि था उत्वी, उत्वी ने किताबुल यामिनी
और तारीख़ यामिनी लिखी थी। तारीख़ यामिनी। तो देखो आप, यहाँ पर भी यामिनी है और यहाँ पर भी यामिनी है, और ये इसका संबंध भी किससे था, तो यामिनी वंश से था। तो आप ऐसे भी करके आप थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग लगा करके आप, अगर ये ऑप्शन में देता है कि किसके काल की ये, किस शासक के काल की ये ग्रंथ है, तो ये आप लगा सकते हैं आराम से कि गजनवी। ये दरबार इतिहासकार उतवी और किताबुल यामिनी और तारीख़ यामिनी के लेखक यहाँ भी दिया हुआ है, मैं इसको देखी नहीं हूँ। अब इसके परिचय को अगर हम देखें तो गजनी का शासक ये बना था 998 ईस्वी में, और ये शिक्षित एवं सुसभ्य था, इसलिए ये इतने इसके दरबार में इतने विद्वान थे। ये सारे विद्वानों का जो है कि सम्मान करता था, क्योंकि खुद ही एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। चांदी के सिक्के संस्कृत मुद्रा लेख से युक्त थे। संस्कृत मुद्रा लेख, इसकी जो लिपि थी, लिपि वह देवनागरी थी, देवनागरी लिपि में थी। यहाँ पर सिक्के चांदी के थे, ये भी ध्यान रखना आपको, चांदी के सिक्के थे। और इस पर लिखा गया था, जो शब्द इस पर लिखा गया था वो था अव्यक्त मेकम, अव्यक्त मेकम मुहम्मद अवतार नूरपति महमूद, नूरपति महमूद। यानी अगर हिंदी में इसको हम देखें तो इसका मतलब होगा जिसके रूप का वर्णन असंभव हो, वर्णन असंभव हो, ऐसे मोहम्मद के साक्षात अवतार महमूद साक्षात अवतार, यहाँ कर लीजिए सुल्तान महमूद, ये लेख था। तो ये आए या फिर ये आए ऑप्शन में, तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, या हिंदी में दे या संस्कृत में दे। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी का जो सबसे पहला आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था, मुल्तान पर हुआ था सबसे पहला आक्रमण। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछ रहा है, ये ओवरऑल पूछ रहा है कि प्रथम आक्रमण तो 1175 में मुल्तान पे था। वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ था। और भीम द्वितीय, जिनको हम मूल राज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसको पराजित किया था। और गौरी का भारत में ये प्रथम पराजय था, और आबू पर्वत के निकट ये युद्ध हुआ था। अब तराइन के युद्ध को देख लेते हैं। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, और ये किनके किनके बीच हुआ था, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान ये तृतीय थे, इसमें गौरी की पराजय हुई थी। हुआ इसमें क्या था कि गौरी इस युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हो गया था, और इसके कुछ वफादार सैनिक थे जिनका साथ लेकर के सहयोग से ये भागने में सफल हुआ। और जब ये भाग रहा था मैदान छोड़ के, तो जब इसकी सेना ने देखा कि गौरी भाग रहा है तो वो भी भागना स्टार्ट कर दिए। अगर यहाँ पर पृथ्वीराज चाहते तो भागती हुई सेना को पूर्णतः नष्ट करके अपने इस विजय को स्थायी बना सकते थे, किंतु वो ऐसा नहीं किए, क्योंकि वो हिंदू शास्त्रों के मानवीय आदर्शों का पालन करते थे। और इन्हीं आदर्शों के कारण जो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है कि पराजित हुए। तो तराइन का द्वितीय युद्ध देखते हैं तो ये 1192 ईस्वी में हुआ था। प्रथम 1191 और द्वितीय 1192 में हुआ था। ये भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना का मार्ग इसी युद्ध ने प्रशस्त किया था। अगला है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ था गौरी बनाम
जयचंद के बीच में। जयचंद जो है ये गढ़वाल वंश के अत्यंत शक्तिशाली शासक थे। अत्यंत शक्तिशाली शासक थे। इस युद्ध में भी गौरी की पराजय होने ही वाली थी कि जयचंद को अचानक कुतुबुद्दीन का एक तीर लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और जयचंद को मरते ही देखकर उनकी जो सेना थी वो युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भाग खड़ी हुई। मोहम्मद गौरी ने जो सिक्का जारी करवाया था उसके एक तरफ देवी लक्ष्मी, नंदी भी थे इसमें, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी तो दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। गौरी के बारे में कुछ देख लेते थोड़ा बहुत फैक्ट। तो ये किस वंश का था? ये संसबनी वंश का था, संसबनी वंश का। और ये बोलन दर्रे से होते हुए, बोलन दर्रे से होकर गुजरात आया था, होकर गुजरात आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि गौरी किस दर्रे से होकर के गुजरात आया था, तो ये बोलन दर्रे से होकर के गुजरात आया था। इसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी। मुइजुद्दीन उपाधि धारण की। कब धारण की? तो जब ये खुरासान अभियान के दौरान सफल हुआ था, यानी खुरासान अभियान की सफलता के बाद इसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। इसके अन्य नाम को अगर हम देखें तो इसका नाम था जंगी, शिहाबुद्दीन, और जब इसने उपाधि धारण की इसका नाम हो गया मोइनुद्दीन मुहम्मद बिन साम। ये भी इसका ही नाम था। गौरी के विजय की जो प्रामाणिक जानकारी है, प्रामाणिक जानकारी वो मिलती है तबका के नासरी में। तबका के नासरी, जिसके लेखक कौन थे? तो मिनहाजुस सिराज थे। भारत में यदि हम बात करें मुस्लिम लीग का, भारत में मुस्लिम लीग स्थापित करने का श्रेय जो है वो गौरी को जाता है, गौरी को जाता है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। फिरदौसी ये किसायनामा के लेखक थे। अलप्तगीन गजनी और यामनी वंश का संस्थापक नहीं, यामनी वंश का तो सुबुक्तगीन को हमने देखा था, सुबुक्तगीन, तो इसका सुबुक्तगीन थे, इसको यहाँ पर आप कर लीजिएगा। और गजनी के अलप्तगीन थे। फरिश्ता, तारीख़ फरिश्ता के लेखक है ये। भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर का निर्माण, ध्यान देना आप लोगों को, ध्यान यहाँ पर ये देना है कि भीमदेव प्रथम जो थे उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, लेकिन गौरी को पराजित किसने किया था? तो वो भीम द्वितीय थे, जिनको मूलराज द्वितीय भी कहते हैं। और मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को अख्ता प्रदान किया था। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अख्ता प्रदान किया था। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत का जो श्रेय है वो भी जाता है गौरी को। ये बात कर रहा है भारत में, यहाँ आप लोग दिल्ली सल्तनत में मत चले जाइएगा। दिल्ली सल्तनत में अगर एकता व्यवस्था की शुरुआत की बात करें, दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था, तो ये शुरुआत की थे इल्तुतमिश ने। और समाप्त कौन किया था एकता व्यवस्था को? तो वो अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया था,
दिल्ली सल्तनत में अगर शासन की हम बात करें तो सबसे कम समय तक शासन किसने किया? खिलजी वंश। सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश ने किया था। और सबसे लंबे समय तक अगर हम शासन की बात करें, सबसे लंबे समय तक शासन तो वो किया था तुगलक वंश ने। तुगलक वंश। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कितने सारे फैक्ट्स हो गए हैं। तो आप लोग इसको वीडियो देखते जाइए और साथ ही साथ नोट्स को बनाते जाइए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। नहीं तो ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो वीडियो देखिए और उसी के साथ नोट्स भी बनाते जाइए। और आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ये छूट गया है थोड़ा सा, ये महमूद गजनवी वाले टॉपिक में ही था, ये छूट गया थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं एक बार। तहकीकात हिंद की रचना किसने की थी? तो अल बरूनी ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई है, ये फारसी नहीं है, ये अरबी में है, अरबी। अल बरूनी किस देश का था? तो वो खीवा देश का निवासी था। और 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। संस्कृत का भी ज्ञाता था और पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन इसी ने किया था। सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान यही था, अल बरूनी। और इतिहास के साथ साथ ये इतिहासकार के साथ साथ ये खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का भी ज्ञाता था। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।